गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 2 बच्चों, वर्ण विचार। तो चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। वर्ण माने होते हैं शब्द अक्षर, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ध्वनि, ध्वनि मीन्स जो आवाज़ आती है, जो बोलते वक्त हम एक दूसरे से बात करते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसके बारे में। प्रत्येक शब्द छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर जो है वो बना है। प्रत्येक जो शब्द है वो छोटी छोटी सी ध्वनियों से मिलकर बना है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला के बारे में आपने पढ़ा होगा, वही वर्ण है। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई बोला गया है। भाषा का उच्चारण भी देखिए बच्चों आगे, भाषा का उच्चारण भी ध्वनियों से होता है। यदि हम कोई भाषा बोलते हैं, कुछ भी बातचीत करते हैं, तो भाषा का जो उच्चारण है वो भी ध्वनियों से ही होता है। प्रत्येक ध्वनि का विशेष चिन्ह होता है। जो प्रत्येक ध्वनि है उसका विशेष चिन्ह होता है। यह विशेष चिन्ह ही वर्ण कहलाता है। ये जो विशेष चिन्ह है इसी को हम वर्ण कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे वर्ण। मनुष्य के मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ जो हैं वो निकलती है। मनुष्य जब बातचीत करता है तो उसके मुख से जो है बच्चों अनेकों प्रकार की ध्वनियाँ यानी आवाज़ें निकलती हैं। परंतु ये समस्त ध्वनियाँ हैं जो वर्ण नहीं है। किंतु ये सारी जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसको हम वर्ण नहीं कह सकते। कुछ ही ध्वनियों को स्वीकृत करके उनके विशेष चिन्ह निश्चित किए हैं। कुछ ही ध्वनियों के जो वो हैं ध्वनियों की को स्वीकृत करके उनके जो है विशेष चिन्ह जो है बच्चों निश्चित किए गए हैं। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? वर्ण कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, का, पा, मा आदि वर्ण हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम ध्वनि को जो है वो क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, वर्ण को क्या कह सकते हैं हम? अक्षर भी। अब दिया हिंदी वर्णमाला। आप हिंदी वर्णमाला के बारे में जानते ही होंगे। छोटे आ से लेकर ह, ड़ और ड तक ये जो वर्णमाला है, ये पूरी वर्णमाला यहाँ आपको दी है। हिंदी वर्णमाला में पूरे कुल 48 वर्ण हैं। 48 वर्ण हैं। किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को उस भाषा की जो है वो वर्णमाला कहते हैं। देखिए छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसी यहाँ से लेके पूरा आपकी वर्णमाला दी गई है। आप इसको पढ़ लीजिए। आगे है वर्ण के भेद। आगे दिया है बच्चों वर्ण के भेद। तो हम आगे वर्ण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण के भेद। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। जो वर्ण होते हैं उनके दो भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की आवश्यकता ना पड़े, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें अन्य किसी भी प्रकार की ध्वनि की आवश्यकता ना पड़े उसको हम जो है बच्चों स्वर कहते हैं। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, ए ऐ ओ औ आदि, ये सब हिंदी के ये 11 स्वर हैं। इस प्रकार से ये हिंदी के जो बच्चों हैं 11 स्वर हैं। अब स्वर के भेद। अभी हमने स्वर के बारे में पढ़ा, अब हम स्वर के जो भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था वर्णों के भेद, तो दो भेद स्वर व्यंजन। अभी हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया। अब स्वर के भेद। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करते समय, प्रत्येक वर्ण का जो उच्चारण है उसका करते समय कुछ समय लगता है, कुछ ना कुछ समय लगता है। स्वर का उच्चारण करने में भी कुछ समय लगता है, वर्ण का उच्चारण करने में भी कुछ समय लगता है, और स्वर का भी उच्चारण करने में कुछ समय लगता है। उच्चारण करने में लगने वाले समय के अनुसार स्वर के दो भेद किए गए हैं। जैसे जैसे हम उच्चारण करते हैं उस उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार ही स्वर के दो भेद हैं, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा
दीर्घ स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर बच्चों और दूसरा दीर्घ स्वर। अब हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन भी स्वरों को उच्चारण हम करते हैं, बोलते हैं, तो जिसमें हमें समय कम लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, छोटी, छोटा और ऋषि आदि। इनके उच्चारण में दूसरों स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है। दूसरा दिया है बच्चों दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वरों का उच्चारण करने में हमें समय अधिक लगता है उनको हम कहते हैं बच्चों दीर्घ स्वर। इस तरह से क्या है दीर्घ स्वर, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए आए आदि। इनके उच्चारण करने में स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। बाकी स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। अब आगे दिया है मात्र चिन्ह, मात्रा चिन्ह। स्वर दिए हैं, स्वरों की मात्रा और उनकी मात्रा का प्रयोग चिन्ह है। स्वरों के मात्रा चिन्ह। स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित हैं। इनका प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है। जो स्वरों का जो मात्रा चिन्ह है उनका प्रयोग जो है बच्चों व्यंजन के साथ किया जाता है। मात्राओं के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। जो व्यंजन है जैसे का, खा, गा, गा हैं, उनके बिना, मात्राओं के बिना उनका कोई भी उच्चारण नहीं हो सकता। व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों का प्रयोग करते समय उनका स्वरूप बदल जाता है। व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है, उनका जो रूप है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। मात्रा चिन्ह इस प्रकार है। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा कहते हैं। अब मात्रा चिन्ह जो दिए हैं वो इस प्रकार है। तो देखिए बच्चों, पहला स्वर, मात्रा, मात्रा का प्रयोग और उदाहरण। जैसे छोटा आ। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा प्रयोग क, कर, अकर, चाला, चल, टावर, टब। बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा एक डंडा, जैसे का, काम, मामा, ताला। बड़ा आ की छोटी की मात्रा छोटी ई, की, किसान, किर, गिर। बड़ी की मात्रा बड़ी ई, की, कीमत, चील, खीर। छोटा ऊ, छोटे ऊ की यह मात्रा है कु, कुल, मुड़, चुप। बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा कु, कूप, कूड़ा, खून। ऋषि, ऋषि की मात्रा होती है बच्चों बस ऐसे। इसको क्र, कृपण, कृषक, कृष्ण, गृह, ये हमारी हो गई री की मात्रा। अभी री की मात्रा के बाद है ए की मात्रा, तो एक मात्रा चढ़ती है। जैसे के, केला, केशव, खेल। फिर ऐ की मात्रा में 2 मात्रा ऊपर, कै, कैसा, पैसा, जैसा, तैसा। ओ, ओ में ऐसी मात्रा, का में ओ की मात्रा, कोयल, मोर, चोर, शोर। इस तरह से औ, औ में ओ एक डंडा और ऊपर 2, कौ, कौआ, कौशल और औरत। आ में ऑरेंज, कॉलेज, डॉक्टर और ये बाल। ये इस तरह से हमारी कई सारी मात्राएं हो गई और उन मात्राओं का हमने कैसे शब्द पे हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अ स्वर की मात्रा नहीं होती। छोटा आ जो स्वर होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ व्यंजन के साथ मिलकर उनका उच्चारण करता है। आ जो है वो व्यंजन के साथ मिलकर उनका उच्चारण करता है। जैसे क, क धन क, प धन पा, पूरा हो गया। अयोग वाह, अयोग वाह। आ और आह ध्वनियों ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। अंग और आह, सॉरी, अंग की बिंदी है आ और आह ध्वनियाँ ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है जो योग ना होने पर साथ रहे। अयोगवाह का अर्थ है जो योग ना होने पर साथ रहे, जिसको जोड़ते नहीं है लेकिन वो साथ रहते हैं। अनुसार, इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुसार का उच्चारण जो है बच्चों नाक से होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, ऊपर सिर्फ एक बिंदी होती है। क्या होती है? ऊपर सिर्फ इस तरह से एक बिंदी, ये अनुसार होता है। तो चलिए, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह देखिए ये हैगा, जैसे कंगूरा, रंग, अंग, अर्थ। यह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है। यह शिरोरेखा के ऊपर हमने बताया आपको बिंदु के रूप में लगता है। अब है अनुनासिक। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसका जो उच्चारण है वो नाक और मुंह दोनों से होता है।
ये इस तरह से लगता है बच्चों, ये चंद्र बिंदु के रूप में। इसका चिन्ह ये है, जैसे मुँह, हंस, इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, इसको क्या कहा जाता है? चंद्र बिंदु भी। अब तीसरा है विसर्ग। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह, विसर्ग का चिन्ह ये है, 2 डॉट, तो ये विसर्ग का चिन्ह ये होता है। अतः, प्रातःकाल आदि यह व्यंजनों के आगे प्रयोग होता है। हलंत। अब देखिए आगे हलंत के बारे में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 6th क्लास, अच्छे से समझ लीजिए। हलंत, इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है, जैसे कि इस तरह से, है ना। जैसे कि हमने, एक सेकेंड आपको बताते हैं, जैसे कि हमने लिखा, इसका प्रयोग व्यंजनों के नीचे किया जाता है, जैसे कि हमने लिखा दा के नीचे हम इस तरह से जो लाइन खींचते हैं उसको हम हलंत बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे दिया है कि इसका प्रयोग व्यंजन के, इसका चिन्ह देखिए ये दिया है चिन्ह। यदि किसी व्यंजन में स्वर ना हो, वह व्यंजन के चिन्ह से स्पष्ट किया जाता है। जैसे किसी व्यंजन में स्वर ना हो तो व्यंजन के चिन्ह से स्पष्ट होता है। जैसे विद्यार्थी, कृतघ्न, घा में दिया है, देखिए बच्चों, देखिए अच्छे से। अभी दिया है व्यंजन, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से ना बोलकर स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से, हम इनको स्वतंत्र रूप से ना बोलकर ध्वनि, स्वर और ध्वनि की सहायता से बोलते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु कंठ से बाहर नहीं आती। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो वायु है, हवा है, वो कंठ से, गले से जो है वो बच्चों बाहर नहीं आती है। व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। अभी हमने स्वर के भेद पढ़े थे, अब हम व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। तो पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहला दिया स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मुर्गा और ओष्ठ का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन, मतलब स्पर्श करते हुए अगर मुंह से वायु बाहर निकलती है तो उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसी तरह से दूसरा देखिए, इनका उच्चारण करते समय वायु, एक सेकंड, स्पर्श व्यंजन, हाँ, इनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलकर मुंह से बाहर निकलने से पहले मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। जो व्यंजन है, इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जो मुंह से एक हवा निकलती है बोलने में, वो फेफड़ों से निकलकर मुंह के कई भागों को स्पर्श करती है, इसलिए ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये 25 होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। तो देखिए ये व्यंजन दिया है, ये वर्ग और उच्चारण स्थान। तो दिया है क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, ण, ट, ण, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। तो कंठ, ये तालु, ये मुर्गा। इसी तरह से दिए त, थ, द, ध, न, प, फ, म, तवर्ग और पवर्ग, ये वर्ग हैं इनके। और उच्चारण स्थान में दंत और ओष्ठ। तो देखिए ये दांत, ये ओंठ, मुर्गा, तालु और कंठ, इन सबको स्पर्श करती हुई बाहर आती है। ड़ और ढ, और ढ भी स्पर्श व्यंजन है। मुर्गा इनका उच्चारण स्थान है, मुर्गा जो है इनका उच्चारण स्थान है। अब अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है बीच में स्थित होना, बीच में जो स्थित होना, उसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। या, र, ला, व अंतस्थ व्यंजन है। इसके उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका जो उच्चारण है वो स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, इसी वजह से इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण जीवा, तालु, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से होता है। ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ये जीव, तालु, दांत और ओठ, इनको स्पर्श करते हुए होता है, ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अब तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह में ऊष्मा अर्थात गर्म श्वास उत्पन्न हो, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। हिंदी में इन व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यंजनों का भी प्रयोग किया जाता है। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। ऐसे व्यंजन जो 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं संयुक्त व्यंजन
कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन अनेक हैं, जैसे त धन र त्र, श धन र श्र, त धन त त्र। पुत्र पत्र पुत्र सर्वत्र, श्रम श्रीमान परिश्रम, पत्ता कुत्ता भत्ता। इसी तरह क धन श छ, क्षमा क्षण क्षय, त धन क त, वक्ता भोक्ता मुक्ता। दा धन व द्व, द्वार द्वेष और द्वंद्व। अब आगे देखिए, आगे दिया है इसमें द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन होते हैं जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिल जाएं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिल जाएं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन क बराबर पक्का इक्का टक्कर, च धन च बराबर सच्चा बच्चा और कच्चा, प धन प बराबर चप्पल चप्पू पप्पू। तो बच्चों, ये इस तरह से आपका सेकंड चैप्टर वर्ण विचार 6th क्लास कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको इसकी हम एक्सरसाइज सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।